जैन प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने मिस्टर एस्पिरेंट स्टडीज पेपर में। मैं हूं देव और आज हम शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 12 गणित का यूपी बोर्ड का एक बेहद आसान स्कोरिंग और सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक यानी कि आबव्यू का लेक्चर फर्स्ट लेने वाले हैं हम। ठीक है, जहां पर हम एनसीईआरटी की बुक के कुछ एग्जाम्पल्स, आबव्यू क्या है उसकी परिभाषा से लेकर आबव्यू की कोटि के बारे में भी समझाएंगे। तो यदि आपको मैथ हार्ड लगती है या फिर आप इस चैप्टर को बिल्कुल जीरो लेवल से शुरू करने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो ले लो अपनी कॉपी और पेन निकाल लो और ध्यान को बिल्कुल स्क्रीन पर टिका लीजिए। चलिए हम शुरू करते हैं इस धमाकेदार क्लास को। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि जो हमारा आबव्यू चैप्टर है वो हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं वेटेज इसका। अगर हम बात करें बोर्ड में क्या वेटेज है इसका, बोर्ड में क्या वेटेज है आबव्यू चैप्टर का, सबसे पहले ये बात आपको समझनी होगी। क्योंकि देखिए बोर्ड में हमें स्कोर करना है 100 आउट ऑफ 100। बोर्ड में हमें स्कोर करना है 100/100। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हमको इतना स्कोर करना है तो सबसे पहले हमको पूरा एनालिसिस करना पड़ेगा, कहाँ पर क्या है कहाँ पर क्या नहीं। तो देखो सबसे पहले अगर हम यहीं आपको बता दें कि इसमें क्या है, दो चैप्टर्स मिला के मैट्राइसिस यानी कि आबव्यू जो कि आप पढ़ रहे हैं, मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स के अलावा एक चैप्टर और है यानी कि डिटर्मिनेंट जो बीजगणित में आता है। ठीक है, डिटर्मिनेंट को डायरेक्ट मैं लिख दे रहा हूँ। इन दोनों से मिलाकर आपको 12 से 15 नंबर का मिलेगा आपके बोर्ड एग्ज़ाम में। ठीक है, आपको 12 से 15 नंबर का मिलेगा आपके बोर्ड एग्ज़ाम में। ठीक है, तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है आप सभी लोगों के लिए। ठीक है, तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज हम इस लेक्चर में क्या देखने वाले हैं, तो आज हम देखने जा रहे हैं इस लेक्चर में कि आबव्यू की परिभाषा के बारे में हम देखेंगे, व्हाट इज अ डेफिनेशन। फिर आबव्यू की कोटि, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के बारे में देखेंगे। फिर हम थोड़े कुछ क्वेश्चंस यानी कि एग्जांपल्स के बारे में भी बात करते हैं। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पर जहां हम समझेंगे आबव्यू के बारे में, आबव्यू की परिभाषा के बारे में बिल्कुल हम समझेंगे। सबसे पहले यहाँ लिखा है, जब हम संख्याओं, नंबर्स और चरों यानी कि वेरिएबल्स को पंक्ति और स्तंभों के रूप में एक बड़े कोष्ठक के अंदर बंद करके लिखते हैं तो उस व्यवस्था को आबव्यू कहते हैं। इसके अंदर लिखी जाने वाली संख्याओं या फलनों को आबव्यू के अवयव, एलिमेंट या एंटिटीज कहा जाता है। यानी कि यहाँ पे क्या सीन है, सीधा सीधा मैं आपको समझा दे रहा हूँ। यहाँ पे सीन क्या है, यानी कि इसमें अभी आपको बताया है कि जो आबव्यू होता है वो एक दो बड़े बड़े ब्रैकेटों में लिखा जाता है। ठीक है, तो जैसे कि हमने एक आबव्यू बनाया है 1 2 4 6, तो यहाँ इसका मीन्स क्या है, जो इन्होंने ये बताया है कि जैसे कि कोई एक एलिमेंट है। एलिमेंट क्या है, इन्होंने क्या कहा, एलिमेंट क्या है, यानी कि इसके अंदर लिखी जाने वाली संख्याएं, आबव्यू के अंदर लिखी जाने वाली संख्याएं को ही हम एलिमेंट या एंटिटीज कहते हैं। तो ये क्या है, एक एलिमेंट है। ठीक है, ये क्या है, एक एलिमेंट है। ठीक है, वहीं अगर हम इस पूरे आबव्यू को समझते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं आबव्यू को स्ट्रक्चर देखते हैं, आबव्यू का क्या स्ट्रक्चर रहने वाला है। तो देखो सबसे पहले अगर आप किताबी भाषा भी पढ़ना चाहते हो तो वो भी हम लिख के लाए हैं कि आबव्यू दिखने में कैसा होता है, कुछ इस तरीके से होता है, वो तो आप जानते हैं। क्षैतिज रूपरेखाओं के बारे में अगर देखें तो हाँ सही है बिल्कुल। सबसे पहले चलिए हम यहाँ से इसके बारे में बाद में देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि आबव्यू कैसा होता है। ठीक है, हम आबव्यू का चरित्र चित्रण बना लेते हैं। यहाँ पे पूरा हम आबव्यू आपको अभी डिकोड कर देंगे कि सबसे पहले हमने बनाए हैं बड़े बड़े 2 ब्रैकेट। ठीक है, तो सबसे पहले इनमें हमने क्या लिखा, 1 2 एंड 3 4
5 एंड 6। देखो आपको प्यारे बच्चों मैं एक बात बता रहा हूँ कि अगर आपको कहीं भी लिखा मिले रो, यानी कि रो तो अब इतना बड़ा शब्द है, बार बार तो लिखा नहीं जाएगा, तो रो की जगह हम लिखेंगे डायरेक्ट आर। ठीक है, आर जहाँ भी आपको लिखा मिले आप समझ लेना रो की बात हो रही है। दूसरी बात, जहाँ पर भी आपको कॉलम लिखना हो, जहाँ पे भी कॉलम की अगर आपको लिखना हो वहाँ पे आप डायरेक्ट लिखिए सी, यानी कि जहाँ पे आपको सी लिखा मिले वो आप समझ जाना कि वहाँ पे कॉलम की बात हो रही है। ठीक है, तो इस रो में अब हम क्या समझने वाले हैं, इसमें कितनी रो है और कितने कॉलम है। यानी कि जो हॉरिजॉन्टल होता है, यानी कि इसमें लिखा भी है कि क्षैतिज, यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन, यानी कि जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं, जो कि मैं आपको इसमें दिखा दे रहा हूँ। हॉरिजॉन्टल लाइन यानी कि ये लाइन जो है ये क्या होती है, रो होती है। तो इसमें रो कितनी है, इसमें रो कितनी है, जैसे कि एक है R1 ये, एक है R2 ये। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, रो की। ये रो कितनी है इसमें, यानी कि पंक्ति कितनी है। तो पंक्ति इसमें 2 है। एक पहली पंक्ति है जिसे हम कहेंगे R1। ठीक है, R1 में कौन कौन से एलिमेंट हैं, R1 में एलिमेंट है 1, 2 एंड 3। ठीक है, R1 में 3 एलिमेंट हैं। वही सेम R2 में भी 3 एलिमेंट है। ठीक है, R2 में भी कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है, यानी कि 4, 5, 6। ठीक है, अब हम वही बात करते हैं दूसरी ओर। किसकी बात करते हैं हम, दूसरी ओर चलते हैं हम कॉलम की तरफ, कॉलम की तरफ। तो इसमें आपको कितने कॉलम दिखे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अब हम देखते हैं कॉलम। तो कॉलम यहाँ पर कितने हैं, 3 हैं। पहले कॉलम में 2 एलिमेंट आते हैं, यानी कि 1, 4, यानी कि 1, 4 पहले एलिमेंट। दूसरा है 2, 5। ठीक है, 2, 5 एंड तीसरा है जो हमारा कॉलम है वो है 3, 6। ठीक है, तो यहाँ पर ये मैंने आपको पूरा बता दिया कि रो क्या है, यहाँ पे रो का क्या सिस्टम है और कॉलम्स का क्या सिस्टम है। यानी कि रो और कॉलम के बारे में आपको बता दिया कि कहाँ से जो वर्टिकल होते हैं वो कॉलम होते हैं एंड हॉरिजॉन्टल होते हैं वो क्या होती हैं, रो होती हैं। इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं आगे। पूरा देखो हमने यहाँ तक पूरा समझ लिया है कि क्षैतिज रेखाएं, यानी कि क्षैतिज रेखाएं जो हैं इन्हें हम पंक्ति या रो कहते हैं। ऊपर दिए गए आव्यूह में 2 पंक्ति हैं, बिल्कुल 2 बात है। 2, 4, 6 यानी कि R1 जो मैंने उसमें आव्यूह अलग लिया था। ठीक है, दूसरी पंक्ति है 1, 3, 5, बिल्कुल सही बात है। ऊर्ध्वाधर रेखाएं यानी कि वर्टिकल लाइंस, इन्हें स्तंभ कहते हैं। ऊपर दिए गए आव्यूह में 3 स्तंभ होते हैं। पहला स्तंभ C1 यानी कि 2, 1, जो कि मैं उस आव्यूह में आपको बता चुका हूँ। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कोटि, आव्यूह की कोटि, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के बारे में। यदि किसी आव्यूह में m पंक्तियाँ और n स्तंभ हैं तो उसकी कोटि क्या होती है, उसकी कोटि उसे हम कहते हैं MYN कोटि का आव्यूह कहा जाता है। इसे MYN भी पढ़ा जाता है, जैसा कि मैंने आपको बताया। यहाँ पे वहीं अगर हम एग्जाम्पल लें, एग्जाम्पल तो लेना ही पड़ेगा। तो देखो 2, 3, 4 रैंडम ले लिया, 7, 6 और 1। तो इसमें क्या है, m पंक्ति होनी है, यानी कि पंक्ति को इसमें कितनी है पंक्ति, इसमें टोटल पंक्ति हैं 2। तो यहाँ पे क्या होगा, m की जो वैल्यू हो जाएगी m = 2। एंड देखिए वर्टिकल कॉलम्स कितने हैं, तो यहाँ पे वर्टिकल कॉलम्स है 3। तो n = क्या होगा, 3। तो अगर हम इसकी कोटि की बात करें, अगर हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की बात करें तो m × n क्या होगा, 6। यानी कि ये क्या है, ऑर्डर निकल के आया है हमारा इस मैट्रिक्स का। इसको हम इस तरीके से भी लिखते हैं, इसको हम लिखते हैं इस तरीके से 2 × 3।
आपको बहुत सारे ज्योमेट्रिक ऑब्यू हैं वो आपको इस तरीके से लिखे मिलेंगे, ठीक है। तो ये क्या लिखा हुआ है इनके, ये इधर वाला जो है इससे हम कहते हैं, इधर वाला जो एलिमेंट है जो 2 है उससे हम कहते हैं रो, और ये वाला होता है वो क्या होता है, कॉलम का होता है, ठीक है। तो ऑब्यू की कोटि के बारे में हम समझ लिए। अब दिखाया है ऊपर दिए गए ऑब्यू में 2 पंक्ति और 3 स्तंभ थे, तो इसकी कोटि 2 गुणा 3 है। अगर इसमें कुल अवयव की संख्या इन दोनों का गुणनफल होती है, यानी कि जैसे कि मैंने आपको बताया है वही उदाहरण लिख दिया है यहाँ पे, लेकिन ये आपको नोट करके था, ठीक है, नोट करके लिख लेना कि जैसे ऑब्यू ए में 2 पंक्ति और 3 स्तंभ हैं, इसलिए इसकी कोटि 2 गुणे 3 है। इसमें कुल अवयवों की संख्या इन दोनों का गुणनफल होती है, यानी कि 2 गुणा 3। यानी कि इसका मतलब क्या निकल के आ रहा है, जैसे कि हम एक रैंडम वो बनाते हैं, ऑब्यू रैंडम ऑब्यू बना रहे हैं। यहाँ पे हमने लिखा है 7 8 9 3 2 1 8 7 एंड 6, ठीक है, ये हमने ऑब्यू बनाया है। तो इन्होंने कहा है कि जो इसकी कोटि का गुणनफल है, यानी कि जो इन दोनों का गुणनफल है पंक्ति और स्तंभ का, उतने ही अवयव एक ऑब्यू में होते हैं। तो इसमें टोटल पंक्ति कितनी है, तो m की अगर हम यहाँ पे वैल्यू देखें, m की वैल्यू भी यहाँ पे 3 होगी एंड n की वैल्यू भी यहाँ पे कितनी होगी, 3 होगी। तो अगर हमें इसमें टोटल, अगर हमें इस जो ये हमारा ऑब्यू है, अगर हम यहाँ निकालें नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर यानी कि ऑब्यू में जो एलिमेंट की संख्या अगर हम निकालें तो वो कितनी होगी, एलिमेंट की में हम नंबर ऑफ एलिमेंट निकालें एक ऑब्यू में तो वो कितना होगा, m इंटू n होता है। सीधी बात तो ये है, सबसे पहले फॉर्मूला लिख रहे हैं जो कि होता है m इंटू n, ठीक है, जो कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है 3 पंक्ति हैं और 3 ही स्तंभ हैं। तो इसमें टोटल अवयव कितने होंगे, 9 अवयव होंगे, देख लीजिए, ठीक है, ठीक है। तो ये आपको एक उदाहरण करके बताया है मैंने, ठीक है। नेक्स्ट पेज पर अगर हम चलें, मान लीजिए कि आपके पास 3 छात्र हैं, राम, श्याम और मोहन। उनके पास गणित और फिजिक्स की किताबों की संख्या नीचे दी गई है। राम के पास 5 मैथ की, 3 फिजिक्स की है, वहीं श्याम के पास 4 मैथ की, 2 फिजिक्स की है, वहीं मोहन के पास 6 मैथ और 1 फिजिक्स की है। इसे बिना नाम लिखे सीधे ऑब्यू रूप में इस प्रकार दर्शाया जा सकता है। देखो एक एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने ये आपको दिखाया है कि इसे हम ऑब्यू रूप में कैसे दर्शाएं। तो देखो सबसे पहले ऊपर आप एक ऑब्यू बड़े बड़े ब्रैकेट बना लीजिए, ठीक है, ब्रैकेट जैसी आप बना लीजिए। सबसे पहले आप पहली लाइन उठाइए, सबसे पहले आपने राम को पकड़ा। राम की क्या थी, 5 मैथ की थी और 3 फिजिक्स की, तो यहाँ पे लिखो 5 मैथ की और 3 फिजिक्स की लिखी हमने। वहीं अगर हम श्याम की बात करें तो उनके पास क्या थी, 4 मैथ की थी, 2 फिजिक्स की, बिल्कुल वहीं हमने लिखा। मोहन के पास 6 मैथ की थी और 1 फिजिक्स की, जो कि ये इसका पूरा, यानी कि ये हमने एक ऑब्यू के रूप में दर्शाया है इस पूरी चीज़ को। देखो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर थोड़ा शॉर्ट लिस्ट रहने वाला है, क्योंकि हमारे पास रिकॉर्डिंग का टाइम आप देख सकते हो थोड़ा बढ़ गया था, इसीलिए अगली जो हमारी क्लास होगी वो एकदम डिटेल में आपको कराई जाएगी, ठीक है। अगली क्लास आपको जल्दी शेड्यूल दे दिया जाएगा एकदम डिटेल से। थैंक यू एवरीवन फॉर योर प्रीशियस टाइम। स्टे फोकस्ड, keep improving, keep learning, achieve big. All the best for your journey ahead. Thank you very much.